आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रमिला चौधरी। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6। ठीक है, अध्याय 6 में हम पढ़ेंगे रेखाएं और उनके बीच में कोण कैसे बनते हैं। तो जैसा हमारा पैटर्न होता है कि हम सबसे पहले इसकी जो थ्योरी है वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद में इसके उदाहरण करेंगे और उसके बाद में हम प्रश्नावली पे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम। राइट, तो ये है हमारा इसकी कंटेंट कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहला हमारा आएगा भूमिका। ठीक है, फिर है आधारभूत पद और परिभाषाएं। मीन्स जो रेखाएं और जो कोण हम पढ़ रहे हैं तो इसका जो बेसिक जो परिभाषाएं हैं वो हम पढ़ेंगे। फिर हम जो मेन चीज है वो है कि इसमें प्रतिच्छेदी रेखाएं और अप्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं वो हम आज बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। और उन रेखाओं के साथ में कोण कैसे बनते हैं, किस कोण को क्या नाम देते हैं, इसके जो कोणों के जो युग्म होते हैं, जो पेयर होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। और फिर एक ही रेखा के समांतर रेखाएं। ठीक है, अगर एक ही रेखा के समांतर रेखाएं होती हैं तो उनके बीच में कैसे कोण बनते हैं। अगर किसी समांतर रेखाओं, मान लो एक से ज्यादा समांतर रेखाएं हैं, उनको अगर कोई एक रेखा काटे तो वो रेखा कैसे कोण बनाती है। मीन्स रेखा और कोणों का जो भी बैठता है वो सब हम इसी क्लास में, मतलब इसी चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम इसका थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं, भूमिका। इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में यही है कि हम कोणों के उन गुणों का अध्ययन करेंगे जब दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, मीन्स हम यहाँ पे दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं, इसका मतलब है कि वो दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं नहीं हैं क्योंकि वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो जब वो प्रतिच्छेद करते हैं तो उनके बीच में जो कोण बनते हैं उन कोणों को हम आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा है, कोणों के उन गुणों का भी अध्ययन करेंगे जब एक रेखा दो या अधिक समांतर रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है। ठीक है, जब एक रेखा कोई दो समांतर रेखाएं हैं उनको कैसे काटती है, फिर उनके बीच में कैसे कोण बनते हैं, वो भी हम आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो, कुछ परिभाषाएं जो आधारभूत पद और परिभाषाएं हैं वो भी हमें, वैसे ये जो परिभाषाएं हैं वो आप छोटी क्लास में 5th और 6th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक ऐसा हमारा रिवीजन टाइप में हो जाएगा कि हमें पता होना चाहिए। क्योंकि अगर हम रेखा की बात करते हैं तो अगर जब हम रेखा पढ़ने जा रहे हैं तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि रेखाखंड क्या होता है और किरण क्या होता है। ठीक है, देखो आप सभी को पता है कि रेखा क्या होता है। रेखा वो सीधी लाइन होती है जिसको हम दोनों तरफ से, जिसके जो अंत होते हैं उनका जो अंत होता है दोनों अंत पे क्या लगा रहता है, ये एरो लगा रहता है। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, ये हो गई हमारी रेखा, इसको हम बोलते हैं रेखा। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं रेखाखंड, देखो इसके नाम में छिपा है रेखाखंड, इसका मतलब है कि रेखा का कोई एक खंड होगा। ठीक है, जिसकी एक पर्टिकुलर लंबाई होगी उसको हम रेखाखंड, क्योंकि रेखा की कोई लंबाई नहीं होती है, रेखाखंड की लंबाई होती है। तो रेखाखंड की अगर हम परिभाषा देखें तो क्या हो जाएगी कि वो सीधी लाइन जिसके दोनों अंत पर बिंदु होता है, जिसके दोनों अंत पर बिंदु होता है, एरो नहीं होता। एरो का मतलब तो ये होता है कि ये इस साइड में भी कितना आगे बढ़ाया जा सकता है और इस साइड में भी हम इसको कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर पॉइंट आ गया है, अगर बिंदु आ गया है, इसका मतलब है कि ये यहीं तक सीमित है। तो रेखाखंड में क्या होगा, रेखाखंड में दोनों साइड में क्या होगा, दोनों अंत पर दो बिंदु होंगे और फिर इसकी कुछ लंबाई होगी। हो सकता है वो 5 सेंटीमीटर हो, कुछ भी लंबाई, लेकिन एक निश्चित लंबाई होगी इसकी। ठीक है, तो देखो एक बार रेखाखंड की परिभाषा देख लेते हैं। एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हो एक रेखाखंड कहलाता है। ठीक है, दो अंत बिंदु हो वो एक रेखाखंड कहलाता है। अब रेखाखंड को निरूपित कैसे करते हैं, कैसे व्यक्त करते हैं, तो हम कैसे करेंगे, जैसे एक है रेखाखंड AB, जैसे इसका नाम दिया मैंने AB, तो ये क्या है, रेखाखंड AB। या तो आप ऐसा लिखो रेखाखंड AB, या फिर आप इसको ऐसा लिखो AB लिखो और उसके ऊपर एक सीधी लाइन बना दो। तो इसका मतलब भी क्या हो गया, इसका मतलब भी हो गया कि रेखाखंड AB, या फिर आप ऐसा लिखो इसको। ठीक है,
इससे व्यक्त किया जाता है और इसकी लंबाई को AB से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, मतलब इसके बराबर करके इसकी लंबाई लिख दी जाती है। अब आता है किरण। अब आता है किरण। किरण में क्या होगा, देखो किरण में ऐसा होगा कि इसका एक एक अंत जो है वहां पे तो बिंदु होगा, एक अंत पे, रेखा के एक अंत पे तो बिंदु होगा और दूसरे अंत पे एरो होगा। ये होती है हमारी किरण। किरण का मतलब ये है कि हम इसको एक साइड से तो ये शांत है और दूसरी साइड से हम इसको कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये होती है हमारी किरण। ठीक है, तो देखो किरण रेखा का वह भाग है जिसका एक अंत बिंदु हो, जिसका एक अंत बिंदु हो, एक किरण कहलाती है। ठीक है, तो ये वाला जो है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि रेखाखंड क्या होता है, रेखा क्या होती है और किरण क्या होती है। ठीक है, तीनों में जो अंतर है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब मान लो कि अगर आपको किरण AB को व्यक्त कैसे करना है, जैसे हमने रेखाखंड को व्यक्त किया है वैसे ही किरण को कैसे व्यक्त करना है, तो या तो आप लिखो, मान लो ये जो किरण है ये है AB, राइट, या तो आप इसको लिखो कि किरण AB, या फिर आप इसको लिखो AB और AB के ऊपर आप जो लाइन खींचते हो उस लाइन में आप क्या करोगे, एक साइड में एरो लगाओगे। एक साइड में मतलब फॉरवर्ड, आगे आगे वाली डायरेक्शन में, आगे वाली डायरेक्शन में क्या लगेगा, एरो लगेगा। तो इसका मतलब है कि हम किरण AB की बात कर रहे हैं। और अगर किसी भी साइड में एरो नहीं है इसका मतलब है कि हम रेखाखंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आपको रेखा को दर्शाना है, मान लो ये रेखा है, रेखा को अगर आपको दर्शाना है तो आप कैसे दर्शाओगे, या तो आप लिखोगे रेखा AB, या फिर आप क्या लिखोगे AB और उसके दोनों साइड में एरो लगाओगे, क्योंकि आपको पता है कि रेखा के दोनों साइड में एरो होता है। ठीक है, तो देखो ये है हमारा रेखाखंड। रेखाखंड, तो रेखाखंड को कैसे व्यक्त करोगे आप, AB और AB के ऊपर सीधी लाइन। ठीक है, रेखा को कैसे व्यक्त करोगे, अगर ये भी क्या है AB है, तो रेखा को कैसे करोगे, AB और AB के ऊपर लाइन और दोनों साइड में एरो लगेंगे। अगर किरण को व्यक्त करना है तो किरण को हम कैसे करेंगे, AB एक साइड में, आगे की साइड में एरो। ठीक है, तो ये थी हमारी आधारभूत पद और उनकी परिभाषाएं जो कि आपको समझ में आ गई होंगी। अब आती है, एक होता है संरेख बिंदु। ये भी जो आधारभूत पद हैं या जो परिभाषाएं हैं उसी के अंदर आता है कि हमें पता होना चाहिए कि संरेख बिंदु क्या होते हैं और असंरेख बिंदु क्या होते हैं। देखो यदि तीन, हम दो की बात नहीं कर रहे, तीन या तीन से अधिक, यदि तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो, मान लो आपकी एक रेखा है, ये वाली रेखा की बात कर रही हूं, एक रेखा है, अगर मान लो दो बिंदु नहीं, एक बिंदु है, दूसरा है, तीसरा है, या तो तीन है या तीन से ज्यादा बिंदु अगर एक ही रेखा पर स्थित हो तो वे संरेख बिंदु कहलाते हैं। तो इन तीनों बिंदुओं को हम क्या बोलेंगे कि ABC तीनों बिंदु संरेख बिंदु हैं। अगर ये तीनों बिंदु मान लो लाइन में नहीं है, एक ही रेखा पे नहीं है, अगर ये ऐसे हैं कि ये रेखा यहां पे दी हुई है, A यहां पे है, B यहां पे है और C यहां पे है, ABC, तो हम यहां पे बोलेंगे कि ABC जो तीन बिंदु है ये असंरेख बिंदु है। ठीक है, तो ये असंरेख बिंदु का उदाहरण हो गया और ये जो है ये किसका हो गया, ये हो गया संरेख बिंदु का उदाहरण, संरेख बिंदु का उदाहरण। ठीक है, अब आता है हमारा कोण। देखो कोण में कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है, जो आपको हमेशा जब भी आप मैथ्स पढ़ोगे, जब भी आप इसकी ये पढ़ते हो ज्यामिति, तो आपको ये सब याद होना चाहिए। सबसे पहले तो ये कि कोण जो है, जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो वो एक कोण बनाती हैं। कैसे, देखो मान लो एक अंत बिंदु है, यहां से एक किरण इधर निकली, किरण निकली, राइट, ये किरण है, दूसरी किरण यहां से ऐसे निकली,
एक ही बिंदु से दोनों किरण निकली हैं, तो क्या हुआ, इन दोनों किरणों के बीच में क्या बना, ये जो बना ये क्या हो गया, कोण हो गया। ठीक है, देखो यही कोण की परिभाषा है। जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो एक कोण बनाती हैं। ठीक है, ये हुई हमारी कोण की परिभाषा। आगे क्या है, कोण को बनाने वाली दोनों किरणें कोण की भुजाएं कहलाती हैं। यस, जो कोण बना वो किस किस के बीच में बना, ये है ओ ए और ये है ओ बी। तो जिन्होंने कोण कौन सी दो किरणों ने बनाया, ओ ए और ओ बी, दो किरणें हैं हमारे पास, इन दोनों किरणों ने मिलकर क्या किया, कोण बनाया। तो ये जो दोनों किरणें हैं ये क्या कहलाएंगी, इस कोण की भुजाएं कहलाएंगी। ठीक है, अगर ये कोण हमारा थीटा है, अगर ये कोण थीटा है तो कोण थीटा की जो भुजाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, एक है ओ ए और एक है ओ बी। और ये जो उभयनिष्ठ बिंदु है, जो दोनों में उभयनिष्ठ है, उसको क्या बोलते हैं, कोण का शीर्ष कहलाता है। ये इसको बोलते हैं हम कोण का शीर्ष। ये शीर्ष हो जाएगा और ये क्या हो जाएंगी, ये भुजाएं हो जाएंगी, ये भुजाएं हो जाएंगी, ये भुजा हो जाएगी और ये भी भुजा हो जाएगी। ठीक है, अब जो मेन चीज है वो ये है कि कोणों के प्रकार, ये जो कोणों के प्रकार हैं ये आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। सबसे पहला तो ये आता है कि न्यून कोण क्या होता है। देखो न्यून कोण आपको पता होना चाहिए, जब भी कोण की वैल्यू, जब भी जो कोण होता है अगर वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है तो वो क्या होगा, न्यून कोण होगा। जैसे कि मान लो अगर आपके पास थीटा इज इक्वल टू है 10 डिग्री, ये क्या है, 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, तो इसको ये क्या होगा, ये न्यून कोण होगा। मीन्स 0 से बड़ा और 90 से छोटा, दैट इज वो क्या होगा, न्यून कोण होगा। उसके बाद में आता है समकोण। समकोण का मतलब होता है कि जो हमारा एंगल, जो कोण है हमारा वो कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, अगर कोण 90 डिग्री है इसका मतलब है वो समकोण है। यहां पे देखो मैंने कहीं पे x लिया है, कहीं पे y, कहीं पे z, कहीं पे t, उससे आप कंफ्यूज मत होना। मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे सभी को सिर्फ थीटा लिख देती हूँ। उससे थीटा का मतलब है कि हम कोण की बात कर रहे हैं। तो अगर हमारा कोण है वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होगा तो उसे हम न्यून कोण बोलेंगे। और अगर हमारा कोण जो है वो 90 डिग्री होगा तो उसे क्या बोलेंगे, समकोण बोलेंगे। उसके बाद में आता है अधिक कोण। तो अधिक कोण कब होगा, जब 90 डिग्री से तो बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। जो मान लो हमारा थीटा है हमारा 110 डिग्री, तो 110 डिग्री अगर है तो वो क्या हो गया, 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है, तो वो क्या होगा, अधिक कोण होगा, राइट। उसके बाद में आता है ऋजु कोण। ऋजु कोण वो होता है जो 180 डिग्री का कोण होता है। जैसे समकोण होता है 90 डिग्री का, वैसे ही ऋजु कोण होता है 180 डिग्री का। उसके बाद में आता है प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण जब होता है जब कोण 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। ये चारों के चारों देखो, ये कोणों के प्रकार हैं जो कि पांच टाइप के कोण दिए हुए हैं। ये पांचों टाइप आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं कुछ एग्जांपल लेती हूं यहाँ पे। अगर मेरा है थीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री, तो ये कौन सा कोण हो गया, ये हुआ न्यून कोण, क्योंकि ये 0 डिग्री और 90 डिग्री दोनों के बीच का है, तो ये हो गया न्यून कोण। ओके, अगर मेरा है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये क्या हो गया, अगर 90 डिग्री है तो ये क्या हो गया, ये कोण समकोण है। ओके, और अगर मेरा थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री है तो ये क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू अगर 180 डिग्री है तो उसे हम बोलते हैं ऋजु कोण, तो ये हो गया ऋजु कोण। अगर मेरा इन दोनों के बीच का है, मान लो थीटा है मेरा 1
111 डिग्री का, 111 डिग्री का। तो ये कौन सा कोण हुआ है? ये हुआ अधिक कोण, जो 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। तो ये क्या हो गया? अधिक कोण हो गया। उसके बाद में एक और आता है, मान लो मेरा जो कोण है वो 270 डिग्री का है, 270 डिग्री का है। तो वो क्या होगा? 270 है वो, इसमें कौन सी कंडीशन में आता है? 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है। तो क्या होगा? प्रतिवृत्ति कोण। ये कौन सा कोण होगा? प्रतिवृत्ति कोण। ओके, या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। देखो, ये हमारा पॉइंट है, ये हमारा एक बिंदु है, और आपको पता है कि अगर हम बिंदु के चारों तरफ देखें तो वो कितने का कोण बनता है? 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो ये यहां से अगर हम देखें तो इसके अगर हम चारों तरफ देखते हैं तो कितना का कोण बनता है? 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि इस पूरे तल को हमने 4 हिस्सों में बांट लिया कि ये मेरा बिंदु है, ये मेरा बिंदु है। ठीक है, तो अगर यहां से मेरा 0 डिग्री शुरू होता है, यहां से 0 डिग्री शुरू होता है, तो ये जो है यहां से लेके यहां तक कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ये 0 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और ये पूरी लाइन आ रही है तो 90 डिग्री ये है, 90 डिग्री ये, 90 डिग्री ये, 90 डिग्री ये। तो 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 कितना हो गया? 360 प्लस 90 कितना हो गया? 360 डिग्री। 360 डिग्री हो गया। ठीक है, तो क्या होगा? देखो, 0 से 90 डिग्री मीन्स इस वाले क्वाड्रेंट में, इस वाले क्वाड्रेंट में जो भी कोण आएगा, जो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा, तो वो कौन सा कोण होगा? वो होगा न्यून कोण। पहला वाला वो होगा न्यून कोण। यहां पे आएगा, वो आएगा न्यून कोण, न्यून कोण, राइट। और अगर 90 डिग्री का है तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा समकोण, समकोण, वो समकोण हो जाएगा। और यहां पे देखो, अगर हम यहां से नापते हैं तो ये 90 डिग्री और ये अगले वाला दोबारा 90 डिग्री, तो यहां से लेके यहां तक ये पूरा कितना हो गया? ये पूरा हो गया हमारा 180 डिग्री। ये कितना हो गया? 180 डिग्री यहां तक। तो जो पूरा है 180 डिग्री, इसको हम क्या बोलेंगे? रिजु कोण। तो यहां से लेके यहां तक जो कोण होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? रिजु कोण। अब आगे आता है कि अगर यहाँ पे आता है आपका 90 से बड़ा हो, 90 डिग्री से बड़ा, यहां से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, मतलब अगर हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में अगर कोई कोण आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोई भी कोण आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलेंगे अधिक कोण। यहां पे जो आएगा उसको क्या बोलेंगे? अधिक कोण, अधिक कोण। ठीक है, ये अधिक कोण हो जाएगा। उसके बाद में आता है 180, यहां से लेके यहां तक 180, 180 से बड़ा होना चाहिए और 360 से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक ये जो कोण आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे प्रतिवृत्ति कोण। ओके, ये होगा हमारा प्रतिवृत्ति कोण, प्रतिवृत्ति कोण। तो अगर आप चाहो तो इन कोण को, जो कोणों के प्रकार हैं, आप इनको क्वाड्रेंट, ऐसे क्वाड्रेंट बना के फिर भी आप उनको याद कर सकते हो, जो कि आपको लंबे टाइम के लिए याद रहेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। एक होता है पूरक कोण और दूसरा होता है समपूरक कोण। देखो, अगर कोई दो कोण है और दोनों कोणों का अगर योग, अगर दो कोण है, दो कोणों का योग एक समकोण के बराबर हो, समकोण मतलब 90 डिग्री की बात कर रहे हैं हम। अगर दो कोण है, मान लो एक कोण है θ1 और दूसरा कोण है θ2, और अगर हम θ1 प्लस θ2 करते हैं तो वो इक्वल्स टू आता है किसके? 90 डिग्री के। तो हम बोलेंगे कि θ1 और θ2 जो है ये दोनों क्या है? पूरक कोण है। ओके, दूसरा आता है समपूरक कोण। इसमें क्या होता है? अगर दो कोणों का जो योग है वो अगर 180 डिग्री है तो हम बोलेंगे कि वो दोनों कोण क्या है? समपूरक कोण। मान लो यहाँ पे एक कोण θ1 है, दूसरा कोण θ2 है, और यहाँ पे θ1 प्लस θ2 कितना आ रहा है? 180 डिग्री आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। तो हम बोलेंगे कि θ1 और θ2 जो है वो क्या है? समपूरक कोण है।
तो आपको याद रखना चाहिए पूरक कोण मीन्स दो कोणों का योग 90 डिग्री हो और समपूरक कोण मीन्स दो कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अब आता है आसन कोण। आसन कोण भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि आसन कोण क्या होता है, जो कि आपको हमेशा काम में आने वाला है। देखो, आसन कोण में दो चीजें उभयनिष्ठ होती हैं। एक तो जो शीर्ष होता है वो उभयनिष्ठ होता है, दूसरा ये है कि एक किरण जो होती है, एक भुजा जो होती है वो उभयनिष्ठ होती है उसके अंदर। अब आप यहाँ पे देखोगे कि ये मैंने जो डायग्राम बनाया, ये जो चित्र बनाया हुआ है यहाँ पे, इस चित्र में आप देखोगे कि आपके पास दो कोण बन रहे हैं। एक कोण तो ये वाला बन रहा है, राइट, और दूसरा कोण कौन सा बन रहा है? दूसरा कोण आपके पास ये वाला बन रहा है। दो कोण बन रहे हैं, मान लो ये मैंने बोल दिया θ1 है और ये कोण जो आपका θ2 है। θ1 कौन सा हुआ? यहां से लेके यहां तक θ1 हुआ। θ2 कौन सा है? यहां से लेके यहां तक हुआ, θ2 हुआ। तो आपके पास दो कोण बन रहे हैं, लेकिन इन दोनों कोणों में आप देखोगे कि दोनों कोणों का अगर आपसे पूछे कि शीर्ष कौन सा है, तो शीर्ष जो θ1 कोण है उसका शीर्ष भी क्या है? B है, और जो कोण θ2 है उसका शीर्ष भी क्या है? B है। ठीक है, तो इन दोनों कोणों के अंदर जो शीर्ष है वो क्या हुआ? उभयनिष्ठ हुआ। एक, ओके, पहली शर्त, एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो। और दूसरा क्या है, अगर मैं पूछूं कि आपके पास जो कोण θ1 है, θ1 जो कोण है उसकी भुजाएं कौन कौन सी हैं, तो उसकी भुजा कौन सी होगी? एक तो BC होगी, एक तो BC होगी, दूसरी कौन सी है? BD, दो भुजाएं हैं। अगर मैं θ2 की पूछूं, आपके पास कोण है θ2, इसकी दो भुजाएं कौन सी हैं, तो कौन सी हैं? एक भुजा तो होगी इसकी BD, और दूसरी भुजा कौन सी होगी? BA। तो आपने देखा कि BD इसमें भी है और BD इसके अंदर भी है। इसका मतलब एक भुजा भी उभयनिष्ठ है। ठीक है, एक भुजा भी उभयनिष्ठ है। तो ऐसे कोण जिसमें जो शीर्ष है वो उभयनिष्ठ हो और एक भुजा उभयनिष्ठ हो, तो उन कोणों को हम क्या बोलते हैं? आसन कोण बोलते हैं। उन कोणों को हम आसन कोण बोलते हैं। तो मेरे साथ एक बार इस परिभाषा को पढ़ लो। यदि उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, एक उभयनिष्ठ भुजा हो और उनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है, कौन सी भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है? BA और जो BC है, ये दोनों भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है, क्योंकि उभयनिष्ठ कौन सी है? ये वाली है। तो वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है, उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत और स्थित होती हैं, इसके विपरीत में स्थित हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको आप छोड़ सकते हो। सिर्फ अगर आप दो चीजें, अगर आपको देखना है कि ये दोनों कोण है ये उभयनिष्ठ है कि नहीं है, तो आप बस दो चीजें चेक कर लेना कि एक तो शीर्ष उभयनिष्ठ होना चाहिए और एक भुजा उभयनिष्ठ होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों है तो ये दोनों जो कोण होंगे वो क्या होंगे? एक दूसरे के आसन कोण होंगे। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। कोणों का एक रेखिक युग्म। कोणों का एक रेखिक युग्म, देखो रेखिक युग्म में मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में अगर आपको मैं बताती हूं तो वो ये है कि अगर एक रेखा है, अगर आपके पास एक रेखा है, एक रेखा के ऊपर अगर आप देखो कि जो पूरा का पूरा कोण बनता है, वो कोण कितना बनेगा? वो 180 डिग्री का बनता है। अगर मैं इस रेखा के यहां से शुरू करूं और यहां तक चलूं तो कितने का कोण बन गया? 180 डिग्री का कोण बनता है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक रेखा के ऊपर जो ज्यादा से ज्यादा कोण बन सकता है वो कितना बन सकता है? 180 डिग्री का कोण बन सकता है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि इस रेखा के बीच में, मान लो ये रेखा है मेरे पास AC, और मैंने क्या किया कि इसके ऊपर एक किरण खींच दी, BD एक किरण खींच दी। ठीक है, तो क्या होगा कि इसके अब जो 180 था उसको दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक हो गया एंगल θ1, दूसरा हो गया एंगल θ2। तो अब क्या होगा? θ1 प्लस θ2 जो है वो दोनों मिला के कितने होंगे? वो दोनों मिला के होंगे 180 डिग्री, राइट। वो दोनों मिला के कितने होंगे? θ1 और θ2 दोनों मिला के 180 डिग्री। क्योंकि अगर हम देखें तो यहां से लेके यहां तक पूरा का पूरा क्या है? एक रेखा ही तो है। तो एक, और हमें पता है कि एक रेखा के ऊपर जो
टोटल जो कोण बनता है, जो एंगल बनता है, वो होता है हमारा 180 डिग्री का। ठीक है, तो यही है एक रैखिक युग्म। तो यहाँ पे जो θ1 और θ2 है, ये दोनों क्या हो गए, एक रैखिक युग्म हो गए, पेयर हो गया इनका, रेखा के ऊपर एक पेयर हो गया। एक बार परिभाषा पढ़ लेते हैं, देखो। तो अभी जो दोनों एंगल हैं θ1 और θ2, अगर इन दोनों का हम योग लेते हैं तो वो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। इसीलिए इन दोनों कोणों को इन दोनों कोणों को बोला जाता है एक रैखिक युग्म। ये दोनों कोण क्या बनाते हैं, एक रैखिक युग्म बनाते हैं। एक बार मेरे साथ इसकी परिभाषा पढ़ लो। उभयनिष्ठ भुजाएं BA और BC एक रेखा बनाएं। मान लो BA है और BC है। अगर हम इसको यहाँ पे ये पॉइंट B माने तो एक भुजा BA हो गई और एक भुजा हो गई BC। एक रेखा बनाए तो यह आकृति जैसा है, मतलब ये कैसे लगेगा, जैसे ये लगा हुआ है, जैसे ये दिख रहा है वैसी पिक्चर दिखेगी। इस स्थिति में कोण ABD किसकी बात कर रहा है, कोण ABD मीन्स θ2 की बात कर रहा है, ये θ2 की बात कर रहा है। और कोण DBC मीन्स θ1 की बात कर रहा है। इस स्थिति में कोण θ2 और कोण θ1 का एक रेखिक युग्म बनाते हैं। तो ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों मिलके एक रेखिक युग्म बनाएंगे। और रेखिक युग्म का मतलब है कि उन दोनों कोणों का जो योग है वो 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। इस वाले कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा आगे और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब आते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं और बहुत काम आएंगे। इसीलिए ये वाला जो है इसको अच्छे से समझना। देखो, शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। अगर कोई भी दो रेखाएं हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिया है, एक रेखा है AB और दूसरी रेखा है मेरी CD। ये दोनों रेखाएं क्या कर रही है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो उनका जो प्रतिच्छेदन बिंदु होता है, जहां पे वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, उस प्रतिच्छेद बिंदु पर चार कोण बनते हैं। इस आप देखोगे कि इस पे कितने कोण बन गए, चार कोण। एक ये θ1 हो गया, ऊपर वाला θ2 हो गया, ये θ3 हो गया और ये θ4 हो गया। चार कोण बन जाएंगे। इनमें आमने सामने बने कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। θ4 के सामने कौन सा कोण है, इसके जस्ट विपरीत में कौन सा है, इसके सामने θ2। तो इसका मतलब है कि θ4 शीर्षाभिमुख है किसके, θ2 के। ठीक है, θ3 के सामने कौन सा है, θ1। तो θ3 और θ1 जो है वो शीर्षाभिमुख कोण होंगे। ठीक है, ये इसके बराबर होगा, ये इसके। और जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि θ4 है वो θ2 के बराबर होगा और θ1 है वो θ3 के बराबर होगा। ठीक है, एक बार दोबारा हम इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तब उनके प्रतिच्छेद बिंदु पर चार कोण बनते हैं और इनमें सामने सामने बने कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। इसके सामने बना ये कोण, तो θ4 का शीर्षाभिमुख कौन सा है, θ2। θ4 का शीर्षाभिमुख है θ2 और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, और इसका हो जाएगा ये शीर्षाभिमुख कोण हमेशा समान होते हैं, बराबर होते हैं। अब नीचे आता है शीर्षाभिमुख कोण। यदि दो रेखाएं AB और CD को परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं, बस वही मैंने इसको डिटेल में बताया है। ठीक है, तो यही होते हैं आपके शीर्षाभिमुख कोण। बाकी इसकी परिभाषा और आप पढ़ लेना। अब आती हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं और अप्रतिच्छेदी रेखाएं। देखो, प्रतिच्छेदी रेखाएं, अगर कोई दो रेखाएं हैं और वो एक दूसरे को काट रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो हम उन दोनों रेखाओं को बोलेंगे कि वो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। जैसे ये हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो ये जो दोनों हुई, एक रेखा है RS और एक रेखा है PQ। तो PQ और RS जो है वो क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। दूसरी होती है अप्रतिच्छेदी रेखाएं। अप्रतिच्छेदी रेखाएं का मतलब होता है कि वो रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं है। इसका मतलब है कि वो दोनों क्या होंगे, वो समांतर रेखाएं होंगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे PQ है और RS है,
तो आप देखोगे PQ और RS एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे क्योंकि वो समांतर रेखाएं हैं। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि अप्रतिच्छेदी रेखाएं समांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है, अप्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है? समांतर रेखाएं होती हैं। ये परिभाषाएं ऐसी हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। आप कभी भी जब आगे पढ़ोगे आप, तो वहां पे आप काम में लेने वाले हो इन शब्दों को, तो आपको इनका मीनिंग पहले से पता होना चाहिए। अब देखो, हमने अभी अभी रेखिक युग्म पढ़ा था कि एक रेखा के ऊपर दो कोण बनते हैं और रेखा के ऊपर जो टोटल कोण बनता है वो कितना का होता है? 180 डिग्री का। ठीक है, अभी अभी हमने पढ़ा था। उसी के ऊपर ये वाला भी है कि कोणों के युग्म, कोणों के युग्म आपके में अलग से दिया हुआ है, तो एक बार इसको भी अच्छे से पढ़ लेते हैं। कोणों के युग्म, ठीक है, युग्म में दो अभिग्रह दिए हुए हैं 6.1 और 6.2, और जो दोनों अभिग्रह हैं 6.1 और 6.2 को मिलाकर रेखिक युग्म अभिग्रह कहलाता है। ठीक है, जो हमने अभी पढ़ा था तो वो इन दोनों ग्रहों को मिला के, दोनों अभिग्रहितों को मिला के रेखिक युग्म अभिग्रहित बनता है। अब अभिग्रहित 6.1 और अभिग्रहित 6.2 क्या क्या है, हम दोनों अलग अलग देख लेते हैं। पहला बोलता है अभिग्रहित 6.1 कहता है यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो, मान लो ये एक रेखा है, रेखा कौन सी है हमारे पास? AB रेखा है हमारे पास, AB रेखा है, तो मैंने ऐसे डिनोट कर दिया, दोनों साइड में है। इस रेखा के ऊपर एक किरण खड़ी है, किरण कौन सी है? OC एक किरण खड़ी है। यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस पर बने दोनों आसन कोण, तो ये क्या हो जाएंगे? ये आसन कोण हो जाएंगे। ये θ1 है और ये θ2 है। आसन कोण तो हुए, क्योंकि आसन कोण में हमने क्या परिभाषा पढ़ी थी? आसन कोण में हमने बोला था कि जो शीर्ष बिंदु है वो उभयनिष्ठ होना चाहिए। तो θ1 और θ2 दोनों का शीर्ष कौन सा है? शीर्ष बिंदु कौन है? O है, दोनों में उभयनिष्ठ है, और दोनों की एक भुजा भी उभयनिष्ठ है, कौन सी? OC जो है वो θ1 की भुजा भी है और θ2 की भुजा भी है। तो इसका मतलब ये तो है कि θ1 और θ2 क्या है? आसन कोण है। ओके, तो ये क्या है? यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ पे जो दो आसन कोण बनेंगे दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा, क्योंकि हमें तो ये भी पता है कि एक रेखा के ऊपर जो टोटल कोण बनेगा वो कितना बनेगा? 180 डिग्री बनेगा। लेकिन अभिग्रहित 6.1 ने इसको आसन कोण से इसको समझाया। ठीक है, जब दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो वे कोण एक रेखिक युग्म बनाते हैं। तो वो क्या बनाते हैं? एक रेखिक युग्म बनाते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अभिग्रहित 6.2। ये क्या कहता है? यदि दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री है, अगर दो आसन कोण हैं और उनका योग कितना हुआ? 180 डिग्री है, तो उनकी उभयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा बनाते हैं। इसने उस चीज को उल्टा करके बोला। इसने बोला कि अगर दो आसन कोण हैं, उन दोनों आसन कोणों का योग जो है वो अगर 180 के बराबर है, तो उनकी जो उभयनिष्ठ अउभयनिष्ठ, क्योंकि इन दोनों में उभयनिष्ठ रेखा तो कौन सी है? OC है ना, लेकिन OA और OB तो उभयनिष्ठ नहीं है, ये दोनों क्या है? अउभयनिष्ठ। तो उनकी अउभयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा बनाएंगी। तो ये क्या बनाएंगी? एक रेखा बनाएंगी। इन दोनों को ही मिला के हमारा क्या बनता है? रेखिक युग्म अभिग्रहित बनता है। ठीक है, दोनों चीजें एक ही बोल रहे हैं, बस उसको थोड़ा घुमा के बोल रहे हैं। अब आपकी एक प्रमेय दी हुई है, ये शीर्षाभिमुख कोण के ऊपर है ये वाली प्रमेय, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे प्रमेय है 6.1, इसमें क्या दिया है? यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं, दो रेखा कौन सी है? एक रेखा है हमारी AB और दूसरी रेखा है हमारी CD। तो अगर दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो देखो, हमने अभी पढ़ा था हमने कि अगर दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो इस बिंदु के ऊपर चार कोण बनते हैं, θ1, θ2, θ3 एंड θ4। और यहां पे θ4 का शीर्षाभिमुख कौन है? θ2। θ4 का शीर्षाभिमुख कौन होगा? θ2। और θ3 का शीर्षाभिमुख होगा θ1।
और शीर्षाभिमुख कोण की विशेषता ये होती है कि ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो θ4 के बराबर होगा θ2 और θ3 के बराबर होगा θ1। वही तो इसने बोला है, तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। यस। अब आता है हमारा उदाहरण 1। देखो, अभी हमने जो भी इसके अंदर थ्योरी थी वो थ्योरी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर ली है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके उदाहरण देखने हैं। और उदाहरण के लिए इन्होंने बताया है कि एक आकृति दी हुई है, 6.9 की एक आकृति दी हुई है। इस आकृति में हमें क्या करना है, आकृति 6.9 में रेखाएं PQ और RS, कौन कौन सी, PQ और RS, PQ RS परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। यस, ये दोनों किस पे प्रतिच्छेद कर रही हैं, बिंदु O के ऊपर प्रतिच्छेद कर रही हैं ये दो रेखाएं। यदि POR, कौन सा, POR, ये इसकी बात कर रहा है, POR मीन्स ये इसकी बात कर रहा है, राइट, जो θ1 है। POR और ROQ कौन सा, ROQ मीन्स ये वाला, इसको मान लो हमने नाम दे दिया θ2 और ये हमारा θ1। ठीक है, तो इसने बोला कि जो θ1 है और θ2 है, इन दोनों का जो रेशियो है, जो अनुपात है θ1 और θ2 का, वो अनुपात है 5:7। ठीक है, तो सभी कोण ज्ञात कीजिए। सभी कोण और कौन से, मान लो एक कोण ये हो गया, क्योंकि हमें पता है जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे तो उस बिंदु के ऊपर कितने कोण बनेंगे, 4 बनेंगे। एक हो गया θ1, θ2, इसको हमने θ3 मान लिया, इसको θ4 मान लिया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन चारों की वैल्यू निकालनी है कि θ1 कितना होगा, θ2 कितना होगा, θ3 और θ4, राइट। इन सभी की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, अब हम इसको किससे करेंगे, देखो हमारा था रेखिक युग्म, हमने अभी पढ़ा है। तो मान लो हमारी एक रेखा है PQ, रेखा कौन सी है हमारी, PQ हमारी जो रेखा है, इसके ऊपर दो कोण कौन से बन रहे हैं, θ1 और θ2, यही दो कोण बन रहे हैं। कौन कौन से हुए, मैं यहां पे POR, देखो अगर मैं लिखूं POR तो वो किसके बराबर होगा, मैं उसको θ1 भी लिख सकती हूं, राइट। कोण POR का मतलब क्या होता है कि जो बीच में है, ये देखो ये जो सिंबल है ये किसका है, कोण का है। और ये कोण किसके ऊपर बन रहा है, जो बीच में जो आ रहा है उसी के ऊपर बन रहा है। इसका मतलब O के ऊपर जो एंगल बना वो कितना हुआ, θ1 है। ठीक है, तो मैं ये लिखने की बजाय मैं यहां पे आपके पास क्या लिखूंगी, θ1। ओके, अगर मुझे लिखना होगा ROQ तो मैं लिखूंगी θ2। तो आप लोग वहां पे समझ जाना। तो देखो हमारे पास जो एक रेखा है PQ, उसके ऊपर दो कोण बन रहे हैं, कौन कौन से, θ1 और θ2। तो हमें पता है कि θ1 प्लस θ2 जो है वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्योंकि अगर हम देखें तो ये क्या है, ये दोनों क्या है, आसन कोण है। और ये आसन कोण किसके ऊपर बन रहे हैं, एक रेखा के ऊपर बन रहे हैं। तो एक रेखा के ऊपर जो भी कोण बनते हैं उन कोणों का योग कितना होगा, 180। क्योंकि देखो ये अगर रेखा है तो मैं इधर देखूं तो ये कोण कितना बनेगा, 180 तो बनेगा। तो θ1 प्लस θ2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, अभी हमें ये भी पता है कि θ1 और θ2 का रेशियो जो है वो कितना दिया हुआ है, 5:7 दिया हुआ है। अभी मुझे अगर मान लो θ1 निकालना है कि θ1 मेरा कितना है, तो मैं कैसे निकालूंगी, θ1 का कैसे निकलेगा कि इसका रेशियो कितना है, 5, तो 5 आ जाएगा बट्टे रेशियो का टोटल कितना होगा, 5 प्लस 7, 5 प्लस 7 कितना हुआ, 12। ये तो हमने अनुपात वाले में पढ़ा है, छोटी क्लासों में भी आपने पढ़ा है कि अगर दो राशियों का अनुपात दिया हुआ है तो उनका खुद का भाग निकालना हो। मान लो θ1 और θ2 का रेशियो दिया का अनुपात दिया हुआ है 5:7, और हमें यह निकालना है कि अब θ1 का भाग कितना है। ठीक है, या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि जो दो एंगल हैं, एक है θ1 एक है θ2, अगर इन दोनों का योग करें तो कितना आता है, 180 आता है। और 180 इन दोनों का योग है, लेकिन इसमें θ1 का जो पार्ट है वो कितना है, 5, और θ2 का जो पार्ट है वो है 7। तो अब 180 में से 5 कितना होगा हमें वो निकालना है। तो θ1 का कैसे निकलेगा,
इसका जो अनुपात है 5 बटे अनुपातों का योग, अनुपातों का योग कितना हुआ 5 + 7 12, तो 12 गुणा क्या आ जाएगा, जो टोटल है वो टोटल कितना है इनका 180, तो 180 आ गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 12 एकम 12, कितना बच गया 6, 1 चौक 32 36, 12 चौक 48, 12 पंजो 60, 15 आ गया है। 15 पाँचे कितना हो गया 5 ने 75, 75, तो θ1 का मान कितना हो गया 75 डिग्री। ठीक है, θ1 हो गया हमारा 75 डिग्री। आप ऐसे भी कर सकते हो, आपको पता है कि θ1 + θ2 कितना है 180 डिग्री है, तो आप क्या कर सकते हो, आप ऐसा भी कर सकते हो कि θ1 का मान यहाँ पे रख दो 75 डिग्री प्लस θ2 बराबर 180 डिग्री, तो यहाँ पे हमारा क्या निकल जाएगा θ2 का मान निकल जाएगा। θ2 कितना हो जाएगा 180 माइनस 75। ठीक है, तो ये कितना हो गया 105 डिग्री, 105 डिग्री ये हो गया θ2 का मान। या फिर आप चाहो तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, θ2 का कैसे निकाल लो, θ2 का अनुपात कितना है 7, तो θ2 का अनुपात आ जाएगा बटे टोटल अनुपात कितना है 5 + 7 12, तो 12 आ जाएगा गुणा 180, तो 12 12 एकम 12, 12 पंजो 60, 15 आ गया, 15 7 105। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारे आप किसी भी तरीके से θ2 का मान आप किसी भी तरीके से निकाल लो, बस आपको पता होना चाहिए कि θ1 हमारा 75 डिग्री आएगा, θ1 जो है वो हमारा कितना आया 75 डिग्री आया, और θ2 आया हमारा 105 डिग्री। ठीक है, देखो θ1 आया हमारा 75 डिग्री और ये आया हमारा 105 डिग्री। ठीक है, अब आपको ये भी पता है कि जो θ1 है इसका शीर्षाभिमुख कोण कौन सा है θ3, और शीर्षाभिमुख कोण की विशेषता होती है कि वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो θ1 इज इक्वल्स टू θ3, तो अगर θ1 हमारा 75 है तो θ3 भी कितना होगा 75 ही होगा। दूसरा ये है कि θ2 का शीर्षाभिमुख कोण कौन सा है θ4, तो अगर ये 105 है तो ये भी कितना होगा, ये भी 105 डिग्री होगा। ये 75 है तो ये भी कितना होगा 75 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहां से हमने क्या किया, ये हमने निकाल लिया कि θ1 इज इक्वल टू θ3 है और θ4 इज इक्वल टू θ2 है, और θ1 का मान है हमारे पास 75 डिग्री और θ2 का मान है हमारे पास 105 डिग्री। ठीक है, तो आपके पास 4 कोण है और चारों कोणों का मान आपके सामने आपने कैलकुलेट कर लिया है। चलो अब चलते हैं हम उदाहरण 2 पे। ये है हमारा उदाहरण नंबर 2। यहां पे क्या दिया हुआ देखो, आकृति में किरण OS रेखा POQ पर खड़ी है। ओके, POQ एक रेखा है, उसके ऊपर एक किरण खड़ी है OS। ठीक है, किरण OR एंड और OT, OR कौन सा है OR एंड OT क्रमशः POS और SOQ के समद्विभाजक हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये SOQ है, SOQ के ऊपर जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को 2 बराबर भागों में बांटती है कौन OR, और इधर SOQ यहां पे जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को 2 भागों में बांटती, 2 बराबर भागों में बांटती है कौन OT बांटती है। ठीक है, यदि POS बराबर X है, POX मीन्स ये वाला जो एंगल है ये हमारा एंगल दिया हुआ है कि X है, तो ROT ज्ञात कीजिए। ROT कौन सा होगा ROT मीन्स हमारा इस एंगल की बात कर रहा है, ये वाला R से लेके T के बीच में जो एंगल बन रहा है, ये इस एंगल की बात कर रहा है कि ROT एंगल कितना होगा हमें वो बताना है। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या है POQ, हमने रेखिक युग्म पढ़ा है कि हमारी रेखा है, रेखा कौन सी है POQ, राइट, और इसके ऊपर किरण कौन सी है, किरण कौन सी है, किरण OS इसके ऊपर एक किरण है। तो क्या हो जाएगा, जो OS है ये इसके ऊपर है, तो इधर ये वाला जो POS एंगल POS प्लस दूसरा एंगल कौन सा बना SOQ,
एंगल SOQ ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही रेखीय युग्म में है। अब POS इन्होंने दिया हुआ है, POS कितना दिया है, x दिया है, ये x दिया है, तो ये कितना हो जाएगा, ये x लिखा प्लस कोण SOQ बराबर 180 डिग्री। तो SOQ कितना आ जाएगा, एंगल SOQ आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री माइनस x। ठीक है, ये आ गया। दूसरा हमें क्या निकालना है, हमें अब निकालना है ROT की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए हमें पहले क्या पता होना चाहिए, ROS पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो अगर हम निकालें एंगल ROS क्या है, ROS क्या होगा कि जो पूरा एंगल है इसका हाफ ही तो है, तो ये ROS है हाफ ऑफ, आधा किसका, आधा एंगल POS। देखो एंगल POS कौन सा है, ये वाला, और अगर मैं ROS की बात करूं तो ROS कितना है, इस पूरे का आधा है, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ POS। हाफ POS एंगल कितना है, x है, तो ये x आ जाएगा। ROS निकल गया। अब हम निकालते हैं SOT वाला एंगल कितना है, एंगल SOT कितना होगा, वो हो जाएगा SOT है, ये किसका हाफ है, ये हाफ है SOQ का, हाफ है एंगल SOQ का, राइट। ये दिया हुआ है कि इसके समद्विभाजक है, तो SOQ जो है, SOQ हमारा कितना निकला, 180 माइनस x, तो ये आ जाएगा हाफ इंटू 180 माइनस x। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ROS आ गया, इधर से निकल गया हमारा SOT। देखो मैंने यहाँ पे ROS और SOT क्यों निकाले, क्योंकि मुझे पता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ROT की वैल्यू कितनी है, ये वाला एंगल पूछा, और मुझे पता है कि ये एंगल किससे मिलके बन रहा है, ये वाले, इस वाले एंगल और इस वाले एंगल, इन दोनों एंगल से मिलके फिर ये एंगल बन रहा है। तो इसीलिए मैंने सोचा पहले इसको निकालती हूँ और फिर इसको निकालती हूँ, और दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास ROT आ जाएगा। ठीक है, अब ROS आ गया, SOT आ गया, अब मैं क्या करूंगी, इन दोनों एंगल को ऐड कर देती हूँ। अगर मैंने ऐड किया तो वो क्या हो जाएगा, ROT, एंगल ROT किसके बराबर होगा, एंगल ROS प्लस एंगल SOT इसके बराबर होगा, राइट। ROS और SOT कितने कितने हैं, यहां पे लिख लेते हैं अपन, एंगल ROT बराबर कितना हो जाएगा, ROS एंगल कितना है, हाफ x प्लस एंगल SOT कितना है, एंगल SOT आया हमारे पास हाफ 180 माइनस x, इतना ही है। इसको खोल लेते हैं एक बार, ये है 1/2x प्लस 180 को 2 से किया तो कितना है 90 माइनस x/2, x/2 कट गया तो ये कितना बच गया 90 डिग्री। तो हमारा एंगल ROT कितना हुआ, एंगल ROT हो गया हमारा 90 डिग्री। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 90 डिग्री। देखो ये क्या है, आकृति में OP, OQ, OR, OS 4 किरणें हैं। ये हमारा बिंदु है, इसमें OR, OQ, OP और OS ये 4 किरणें हैं। ठीक है, तो एंगल POQ, QOR, SOR एंड POS बराबर 360 हैं। ये हमें दिखाना है कि ये 360 के बराबर हैं, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, देखो वैसे तो अगर हम देखें, वैसे देखो POQ मतलब POQ मतलब ये इस एंगल की बात कर रहा है, अगर हम इसको θ1 मान लेते हैं। दूसरा है, इसको हमने θ1 मान लिया। QOR ये इसको हमने θ2 मान लिया, ये θ2 है। SOR इसको हमने θ3 मान लिया, ये θ3 है। और अगला है हमारा POS मान लो, इसको हमने क्या मान लिया, θ4 मान लिया। ठीक है, तो ये क्या है, हमें ये प्रूव करना है कि θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4 इज इक्वल टू 360 डिग्री।
देखो वैसे तो हम देखें तो हमें पता है कि एक बिंदु के चारों तरफ जो टोटल कोण बनते हैं वो कितने होते हैं, 180 सॉरी 360 डिग्री होते हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज हमें प्रूव करनी है तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 किरण दी हुई है, इस 4 किरण में से किसी भी एक किरण को हम पीछे की साइड में बढ़ा लेते हैं। जैसे ओ क्यू किरण दी हुई है तो हम क्या करेंगे, इस ओ क्यू किरण को हम पीछे की साइड में बढ़ा लेते हैं, और यहां पे हमने इस पॉइंट को मान लिया टी, इस पॉइंट को टी मान लेते हैं, ठीक है। अब मान लो आपकी ये एक सीधी रेखा है, अब हम इसको सोल्व करेंगे। जो रेखिक युग्म वाला जो था हमारे पास, रेखिक युग्म वाला जो कॉन्सेप्ट है उसकी उसकी हेल्प से हम इसको सोल्व करेंगे। अब हमारे पास अगर एक रेखा है टी ओ क्यू और उसके ऊपर एक किरण खड़ी है ओ पी, ठीक है, कौन सी खड़ी है, ओ पी किरण खड़ी है, तो हम देखेंगे कि फिर जो एंगल बनता है इसके ऊपर, वो टोटल एंगल कितना होगा, वो 180 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। तो यहां पे हम उसको एक बार बना के देख लेते हैं। देखो ये हो जाएगा टी ओ पी प्लस पी ओ क्यू, एंगल टी ओ पी प्लस टी ओ पी प्लस पी ओ क्यू प्लस एंगल पी ओ क्यू किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एक रेखा के ऊपर जो टोटल एंगल बनेगा वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का हो जाएगा। अब यहाँ पे जो टी ओ पी जो एंगल है हमारा, राइट, टी ओ पी सॉरी, ठीक है, तो टी ओ एस, ओके, तो और हम इसको दूसरी साइड में ये ले लेते हैं कि ये रेखा है टी ओ क्यू, इसके ऊपर एक किरण खड़ी है कौन सी, ओ एस। एक तो हमने इसके ऊपर वाला ले लिया, उससे हमने ये लिख लिया कि टीओपी प्लस पीओक्यू बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया, क्योंकि इसके ऊपर जो भी एंगल होगा वो 180। एक हम इसका नीचे वाला ले लेते हैं कि अगर टीओक्यू है, इसके ऊपर एक किरण है ओ एस, तो हमारा क्या होगा, टीओ एस एंगल टीओ एस प्लस एस ओ क्यू प्लस एंगल एस ओ क्यू, वो भी किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा, वो भी तो 180 डिग्री के बराबर होगा अगर हम इसका नीचे वाला हिस्सा लेते हैं तो, ठीक है। अगर ऊपर वाला लिया तो उससे ये आ गया, नीचे वाला लिया तो उससे हमारा ये वाला आ गया, ठीक है। अब अगर हम यहां पे देखें एस ओ क्यू, ठीक है, एस ओ क्यू वो किसके, अगर हम यहाँ पे एस ओ क्यू देखें तो एस ओ क्यू जो है वो किसके बराबर हो रहा है, एस ओ क्यू वो हो रहा है एस ओ आर और आर ओ क्यू, ये क्या हो जाएगा, ये किसके बराबर है, एस ओ आर प्लस एंगल कौन सा, आर ओ क्यू, आर ओ क्यू, ठीक है। तो इसको हम एक बार दोबारा लिख लेते हैं, इसको हम ये वाला जो है इसको एक बार दोबारा लिख लेते हैं, एंगल टी ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू, या फिर आप इसको लिख सकते हो क्यू ओ आर, क्यू ओ आर भी लिख सकते हो इसको, क्यू ओ आर, ये किसके बराबर हो गया, 180 डिग्री के बराबर हो गया, ठीक है, ये किसके बराबर हो गया, 180। अब हमारे पास दो आ गए, एक ये वाला समीकरण आ गया और दूसरा हमारे पास ये वाला समीकरण आ गया, ठीक है। अब हम क्या करें, हाँ, अब हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ें तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम बाईं साइड देखें तो बाईं साइड में कौन कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे मैं इस साइड में यहाँ पे लिख लेती हूँ, बाईं साइड में कौन कौन आ जाएगा, एंगल कोण टीओपी प्लस एंगल पीओक्यू, एंगल पीओक्यू प्लस इधर क्या है, अब बाईं साइड में एंगल टीओएस, प्लस एंगल एसओआर, एंगल एसओआर प्लस एंगल क्यूओआर बराबर दाई साइड में जुड़ जाएगी, तो ये 180 है और ये भी 180, तो 180 प्लस 180 कितना हो गया, 360 डिग्री हो गया, यही हुआ 360 डिग्री हो गया।
अब हम एक चीज देखते हैं, देखो TOS और TOP ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? TOS और TOP दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? POS। POS के बराबर ही है ना इधर। अगर आप देखोगे कि एंगल POS है वो किसके बराबर है? वो बराबर है TOS, एंगल TOS प्लस एंगल TOP, इसी के तो बराबर है। ठीक है, तो मैं ये एंगल जो TOP है और जो TOS है इन दोनों को मिला के मैं क्या लिख दूंगी? एंगल POS। ठीक है, तो यहां पे मैंने लिखा एंगल POS प्लस एंगल POQ प्लस एंगल SOR प्लस एंगल QOR बराबर कितना हो गया? 360 डिग्री। यही हुआ ना, 360 डिग्री। हमें प्रूव क्या करना था? हमें प्रूव करना था कि θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4 बराबर कितने हैं? 360 डिग्री। यही हमें प्रूव करना था। आ गए क्या हमारे चारों एंगल? एक बार चेक कर लेते हैं। देखो POS है, POS ये कौन सा एंगल है? ये है θ4। यहाँ पे POS मतलब θ4 आ गया, प्लस POQ, POQ ये कौन सा है? θ1, तो θ1 आ गया, प्लस SOR, SOR ये कौन सा है? θ3, ये θ3 आ गया। फिर क्या है? QOR, QOR ये θ2, तो ये θ2 आ गया। बराबर कितना दिया है? 360, 360। तो यही तो हमें प्रूव करना था, यही तो हमें दिखाना था कि इन चारों एंगल, ये चारों एंगल का जो योग है वो कितना होगा? 360 डिग्री होगा। ठीक है, तो देखो अगर यहाँ पे ये चीजें जो हैं, ये जो क्वेश्चन है ये इस टाइप वाले क्वेश्चन है कि जस्ट आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि हमें प्रूव क्या करना है, हमें निकालना क्या है, वो चीज आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लो आपने इस डायग्राम को देखा, ठीक है, तो मेरे दिमाग में ये आया कि ठीक है मुझे पता है कि एक बिंदु है, बिंदु के चारों तरफ 360 डिग्री के कोण बनते हैं, वो सभी को पता है, लेकिन ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो हमने क्या, ये वाला जो अध्याय है उसमें जो रेखिक युग्म है ना, जो रेखिक युग्म है वो अभी अभी पढ़ा है। तो रेखिक युग्म में क्या था कि एक रेखा के ऊपर जो टोटल जो कोण बनेंगे वो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। लेकिन यहाँ पे कोई एक सीधी रेखा थी नहीं, तो मैंने क्या किया कि एक जो किरण दी हुई थी उस किरण को पीछे की साइड में बढ़ा के एक रेखा बना ली। ठीक है, अब उस रेखा के दो भाग हो गए, एक ऊपर वाला भाग और एक नीचे वाला भाग। रेखा के ऊपर भी 180 डिग्री का कोण बनेगा और नीचे भी 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो मैंने एक बार ऊपर वाला अलग लिख लिया और नीचे वाला अलग लिख लिया, फिर मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, क्योंकि मुझे पता है 180 इधर बन जाएगा, 180 इधर बन जाएगा, दोनों मिलके कितने हो जाएंगे? 360 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरा ओवरव्यू था कि मुझे कैसे लेके चलना है और फिर मैंने इसको आगे सोल्व कर लिया। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हो कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि लास्ट में आपको क्या निकालना है। उसी का जब आप ये डायग्राम बनाते हो तो यहीं से आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए कि हमें सोल्व कैसे करना है। ठीक है, तो ये आज हमने जो भी इसकी थ्योरी थी वो थ्योरी डिस्कस की और जो उदाहरण थे वो भी हमने कर लिए। जो नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर हम प्रश्नावली 6.1 डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू। और आप लोगों को मेरी क्लास कैसी लगती है प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।